शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये गीत अनिवार्य होगा। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की इस पर टिप्पणी आई है। वंदे मातरम गीत के पक्ष में बोलना, उसके लिए व्यक्ति का पहले भारत के प्रति समर्पित और भारतीयता के प्रति समर्पित होना जरूरी है। उनका जो बयान है वो इसी संदर्भ के अंदर है। उनको राष्ट्रगीत का पता नहीं, राष्ट्रगीत से प्रेम का पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रगीत की जरूरत क्यों पड़ी थी। वहीं एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार आरएसएस को लेकर भी हमलावर है। अगर आरएसएस सचमुच गलत था तो जवाहरलाल जी ने 1963 की परेड में संघ को क्यों आमंत्रित किया। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था, रक्तदान से जुड़े हुए विषय, ये सब संघ ने संभाले। कब? जब लाल बहादुर जी शास्त्री थे। राजीव जी ने इस बात की प्रशंसा की थी कि इनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। नरेश मीना जो है निर्दलीय उम्मीदवार है, वो क्या एक चुनौती के रूप में पार्टी के सामने है? आज तक कभी इस तरह का नहीं हुआ। चुनाव के अंदर जातिवाद की बात करना बहुत गलत है। इस तरह की उग्रता की बात नहीं हुई कि किसी को 3 साल में देख लूंगा और 2 साल में देख लूंगा और 1 साल के अंदर देख लूंगा। तो हम राजस्थान को किधर लेकर के जाना चाह रहे हैं? तो जहां पर मीठा मीठा लगे वहां गड़प, और जहां बुरा लगे वहां थू। ऐसे नहीं चलता। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं सियासत खेल रही है। एक ऐसा बयान कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये गीत अनिवार्य होगा। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की इस पर टिप्पणी आई है कि ये लोग अनिवार्य नहीं कर सकते, कि जो बाकी की जो समस्याएं हैं, जर्जर भवन है, शिक्षकों की भर्ती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम गीत के पक्ष में बोलना, उसके लिए व्यक्ति का पहले भारत के प्रति समर्पित और भारतीयता के प्रति समर्पित होना जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, राष्ट्रगान के खिलाफ बोलता है, राष्ट्रगीत के खिलाफ बोलता है, या उसको उलझाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश करता है। अगर कहा जाए कि वह राष्ट्रगीत का विरोध कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। उनका जो बयान है वो इसी संदर्भ के अंदर है। उनको राष्ट्रगीत का पता नहीं, राष्ट्रगीत से प्रेम का पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रगीत की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों इसको राष्ट्रगीत बनाया गया। राष्ट्रगीत बनाने का काम तो जवाहरलाल जी नेहरू की सरकार के समय हुआ, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के अंदर अनुशासन बनाए रखने में और सम्मान करने में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। वंदे मातरम देश का सर्वोच्च गीत है। वंदे मातरम उसी तरह से है जैसे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गायत्री मंत्र है, वैसे ही राष्ट्रीयता के क्षेत्र में वंदे मातरम है। जब संविधान सभा के अंदर बहस हुई तो जवाहरलाल जी ने कहा था कि वंदे मातरम का स्थान कोई गीत नहीं ले सकता, क्योंकि ये श्रद्धा और समर्पण का गीत है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमको जनगण मन की धुन बाहर भेजनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास कोई और धुन नहीं थी गीत की। लेकिन जवाहरलाल जी कई सारी चीज़ों को नहीं जानते थे। उनको जो लगता था कि वो सर्वाधिक जानते हैं, लेकिन वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम का गीत, ये बहुत पुराना है, जनगण मन से पहले का है और पहले गाया जा चुका है। जो लोग ये कहते हैं कि इनको सबसे पहले और इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, तो निश्चित रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के महाकवि हैं। लेकिन सच ये है कि रविन्द्रनाथ जी टैगोर से पहले भी ये गीत गाया जाता रहा है। इस गीत की जो धुनें वगैरह बनाई वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भी गुरु रह चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के कोई भी नेता अगर वंदे मातरम का विरोध करते हैं और उसको इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं तो
ये उनके स्वभाव का हिस्सा है, क्योंकि जब वंदे मातरम का अर्थ जब राष्ट्र का नागरिक जागे और धरती को माता के समान प्रेम करे, तो वह भ्रष्टाचार, दुराचार, जातिवाद, कदाचार इसकी इजाज़त नहीं देता। इसीलिए जब कांग्रेस के सरकार के समय ही यह हुआ कि सदन में संसद का सत्रारंभ वंदे मातरम के साथ होगा और अवसान के समय जनगण मन गाया जाएगा, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कम्युनिस्टों ने मिल करके इसका विरोध किया। और विरोध भी किस हल्के स्तर तक जा करके किया कि उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अंत में गाया जाए और प्रारंभ में जनगण मन गाया जाए। तो जब सोच ऐसी है कि गाया तो जाए, लेकिन उसको, उसकी इज्जत को कम करवाने की कोशिश की जाए, तो ये राष्ट्रद्रोह जैसे विषय हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा जनता के नेता हैं, कई बार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें करने से हो सकता है उनको लगता हो कि मेरा जन समर्थन बढ़ रहा है, या अनाप शनाप बोलने से मीडिया के अंदर उनको प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन गोविंद सिंह जी का कद कम हो रहा है। भारत माता के सामने हम सब कहाँ, क्या हमारी हैसियत है? भारत माता का अर्थ है कि वैदिक काल से अथर्ववेद के अंदर मंत्र मिलते हैं जिसका अर्थ है पृथ्वी माँ है और हम पुत्र हैं। रामायण काल के अंदर 2500 साल पहले रामायण लिखी गई, उसमें मिलता है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार एक बयान दिया, उस बयान में उन्होंने भारत माता शब्द का प्रयोग किया। भगत सिंह जी जब शुरुआती उम्र के अंदर अपने पिताजी को पत्र लिखते थे, तो उस पत्र के अंदर वो उनको सम्मान स्वरूप वंदे मातरम लिखते थे। तो वंदे मातरम को तो गाते हुए हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए। जब देश को आज़ादी मिली, 14-15 अगस्त की रात संसद के अंदर वंदे मातरम गाया गया। तो यह है, इनके लिए सोचने का विषय होना चाहिए। सर, बात करिए आपने वंदे मातरम के महत्व की, आपने बताया कि किस तरीके से इसका महत्व है। वहीं एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार आरएसएस को लेकर भी हमलावर है। आरएसएस के ऊपर किसी भी तरह की आपत्ति करना, यह भी उसी तरह की बात है जैसे वंदे मातरम पर आपत्ति करना। अगर आरएसएस सचमुच गलत था तो जवाहरलाल जी ने 1963 की परेड में संघ को क्यों आमंत्रित किया? 1967 की राष्ट्रीय परेड 26 जनवरी को जिस संगठन को जवाहरलाल जी ने आमंत्रित किया, उस समय तो महात्मा गांधी की हत्या का भी विषय खत्म हो चुका था, सारे विषय खत्म हो चुके थे। यानी जवाहरलाल जी को लग रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरु जी को आमंत्रित किया, अपने बगल में बैठाया, बिल्कुल निकट, और निकट बैठा करके ये कहा कि कौन से काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं जिससे सरकार को सुविधा हो जाए। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था, रक्तदान से जुड़े हुए विषय, ये सब संघ ने संभाले। कब? जब लाल बहादुर जी शास्त्री थे। और यहाँ तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी सीकर की जनसभा के अंदर मैं मौजूद था। राजीव जी ने इस बात की प्रशंसा की थी कि इनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। रिकॉर्डेड बात है, मेरे पास दस्तावेजी सबूत है इसके। तो राजीव गांधी ये कहें कि इनकी देशभक्ति के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, और मल्लिकार्जुन खड़गे कहे या कोई और कहे, तो आपके यहाँ तो अध्यक्ष बनते ही उसका दिमाग फिर जाता है। अध्यक्ष बनने का मतलब यह दिमाग का फिर जाना।
क्योंकि पहले अध्यक्ष जो थे, संस्थापक थे, वो ऐसे थे जिन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम किया। इसलिए जब डीके बरुआ अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो अब जो अध्यक्ष बने उनका भी फिर गया है, वो कई बार पहचान ही नहीं पाते और न उनको लोग पहचान पाते हैं, अध्यक्ष की सीट पर ही उनको नहीं बैठाते। एक बार आए थे यहाँ बेचारे राजस्थान के अंदर मीटिंग बुलाने के लिए विधायकों की, विधायकों ने जाना ही पसंद नहीं किया। अशोक गहलोत जी के कमरे में बैठे रहे और उधर विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे जो संदेश लेकर के आए थे उसके खिलाफ फैसले लेते रहे। तो कांग्रेस के अंदर इस तरह की बात करना, ये सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई तो उनकी अंत्येष्टि के लिए संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरु जी गए बम्बई। तो किसके साथ गए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हवाई जहाज में उनको बैठा के लेके गए ताकि लेट नहीं हो जाए। तो ऐसी कितनी ही घटना है, कितनी ही घटना है। जब श्री गुरु जी का देहावसान हुआ, दीनदयाल जी का देहावसान हुआ, तो संसद के इन्हीं नेताओं में, जिसमें इंदिरा जी शामिल हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो इंदिरा जी श्री गुरु जी और श्री दीनदयाल जी उपाध्याय को श्रद्धांजलि दे रही हैं, तो क्यों दे रही हैं? उन्होंने ओसामा बिन लादेन को तो नहीं दी। ये कहते हम तो किसी का, हमारा तो रिवाज है, रिवाज नहीं है। ये हमारे देश का सम्मान है, वो जानते नहीं है इस बात को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो चुके हैं और बरसों तक रहे हैं, और देश हमेशा आगे बढ़ा है। सर, देश में चुनावी माहौल चल रहा है। बिहार चुनाव की बात करें या फिर राजस्थान में अंता विधानसभा चुनाव की बात करें, तो त्रिकोणीय मुकाबला है अंता विधानसभा जो है उसमें। तो क्या आप नरेश मीना जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो क्या एक चुनौती के रूप में पार्टी के सामने हैं, या फिर क्या लगता है कि ये मुकाबला कितना सटीक होने वाला है इस बार? देखिए, एक तो राजस्थान को जिस ढंग से समझा जाना चाहिए और जिस तरह से लिया जाना चाहिए, उस तरह से नहीं लिया जा रहा है। अंता के उपचुनाव को जिस तरह से हाइप देने की कोशिश की गई है, वो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मान्यताएं और राजस्थान का जिस दृढ़ता में विश्वास रहा है, उसके खिलाफ है। उसका कारण ये है कि जिस चुनाव में खुल करके जातिवाद का प्रयोग हो रहा है, कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला अगर कोई कर सकता है तो वो समझ ले इस बात को कि मैं जिस किस जाति से आता हूं जो सबसे ज्यादा है। आज तक कभी इस तरह का नहीं हुआ। चुनाव के अंदर जातिवाद की बात करना बहुत गलत है। इस तरह की उग्रता की बात नहीं हुई कि किसी को 3 साल में देख लूंगा और 2 साल में देख लूंगा और 1 साल के अंदर देख लूंगा। तो हम राजस्थान को किधर लेकर के जाना चाह रहे हैं? राजस्थान का नाम लेकर के महाराणा प्रताप और मीरा की स्मृति आती है। ऐसी स्मृति आती है कि जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा के लिए सबसे बलिदान देने वाले लोग जहां पर हैं, जहां के धनपतियों ने, जहां के व्यवसायियों ने सारे देश की अर्थव्यवस्था को कायम करने का काम किया है। जितने डालमिया, बिरला, नेमानी, सोमानी, सिंघानिया, अड़ूकिया, पोद्दार, मैं ये अपने मित्तल कहाँ के, राजस्थान के हैं। तो जिन लोगों ने सारे देश को आर्थिक तरीके से, जिन्होंने स्वाभिमान के तरीके से मुगलों का मुकाबला करके, जिन महाराणा सांगा के नेतृत्व के अंदर बाबर को पराजित किया गया, वहां के अंदर राजनीति को इस मोड़ तक ले आना कि उग्रता और जातिवाद के अलावा कोई बात नहीं है। और मेरे को तरस आता है ऐसे लोगों पर जो उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। दुख होता है। हमारा राजस्थान इस तरह का नहीं है। अगर ये सब चीजें, जातिवाद और उग्रता घुसेगी तो किसका नुकसान होने वाला है? इसलिए वहां का चुनाव का परिणाम क्या होगा, इसको लोग अभी देखें। कल आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जो रैली निकली है,
उतनी बड़ी रैली कभी किसी विधानसभा चुनाव के अंदर आज तक देखने में नहीं आई, किसी भी उपचुनाव में, किसी भी चुनाव में। और वो कौन लोग थे? क्या वो बाहर से किराया लेकर के गई हुई गाड़ियां थी? नहीं, उनकी फोटो उठा उठा के देख लीजिए, सब लोग अंता क्षेत्र के थे। तो हजारों लोगों का इस तरह सड़क पर उतर जाना, सिर से सिर टकरा रहा है, और वहाँ पर उग्रता की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर जातीयता की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति को नेतृत्व देने की बात हो रही है, आगे आने की बात हो रही है। तो बिहार में भी वही होने जा रहा है। बिहार में पहली बार पता चलेगा कि किस तरह से जनता महागठबंधन को नकार कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाती है। वसुंधरा राजे जी की आपने बात करी कि कल सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे जी ने जो रथ यात्रा निकाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला अंता विधानसभा उपचुनाव में। तो वसुंधरा राजे जी को लेकर के ऐसी चर्चाएं हैं कि क्या ये उनकी राजनीति में कद्दावर नेता हैं वो, और क्या वापसी है सियासत में? देखिए, कहीं पर अगर लोकतंत्र है तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग किसी तरह का कोई भी नारा लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हम सब विधायकों ने पूरी ताकत के साथ आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर काम करना, अपना समर्थन देना और उनकी नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान देना स्वीकार किया हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री देश के मजबूत मुख्यमंत्री इन्हीं गिने में से एक हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम ये नहीं कहें कि हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो? वसुंधरा राजे जी तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा काबिलियत रखती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भजनलाल जी का विरोध है, ये वसुंधरा जी का सम्मान है। 10 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जिस विजन का प्रस्तुतिकरण किया वो ऐतिहासिक है। वसुंधरा जी की जो समझ है उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। कितने ही मुख्यमंत्री देश के वसुंधरा जी से कमतर ठहरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए तो वसुंधरा जी का इतना उन्होंने सम्मान किया। अगर कोई पार्टी होती तो बैठने ही नहीं देती। कल एक बयान आ रहा था, अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मेरे को जयपुर ग्रामीण में बुलाया ही नहीं गया, तो मैं नहीं गया। तो जहां पर इस तरह का विवाद हो कि किसी को बुलाया नहीं जाए और कोई जाए नहीं, वसुंधरा जी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पार्टी के द्वारा तय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी प्रिय नेता, वरिष्ठ नेता वसुंधरा जी के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और लोग ये क्यों नहीं समझना चाहते कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना, और उनकी माताजी आदरणीय विजया राजे जी सिंधिया वो भी उपाध्यक्ष रही। उन्होंने तो खुद कहा कि मैं उपाध्यक्ष रहना चाहती हूं, अडवाणी जी को अध्यक्ष बना दीजिए। जबकि अटल जी और अडवाणी जी दोनों गए थे इस बात के लिए कि विजया राजे जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा नहीं, इनको बना दीजिए। तो वसुंधरा जी ने जो संघर्ष किया है, वसुंधरा जी ने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के नेतृत्व का परिचय दिया है, और वसुंधरा जी ने जिस विजन का प्रदर्शन किया है, वो आसान नहीं है, आसान नहीं है। वसुंधरा जी बहुत क्षमता वाली नेता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाभारत के अंदर अगर पांडव 5 हैं तो हम भीम और अर्जुन की तुलना करने लग जाए। भीम में दूसरी खासियत है, अर्जुन में दूसरी खासियत है। लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, वोट चोरी जैसे जैसे जो है भाजपा पर, तो क्या इसको लेकर आप? ये तो राहुल गांधी की मांग पूरी की गई है। उनको जो संदेह था कि वोट चोरी होती है, उनको संदेह था कि ईवीएम हैक होता है, उनको संदेह था कि चुनावों के अंदर गड़बड़ी होती है, तो सबसे पहले मतदाता फर्जी नहीं हों, इसी के लिए एसआईआर लाया गया है। तो उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। उनको इस बात को सुनिश्चित करने में योगदान करना चाहिए कि एसआईआर सफल हो।
और एसआईआर को सफल नहीं होने देने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी हुई है। वो एसआईआर को लागू करवाने में किसी भी तरह की चुनाव आयोग और सिस्टम की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि फर्जी नाम उनके जुड़वाए हुए हैं। अभी बिहार के अंदर उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, पता चला कि 65 लाख फर्जी मतदाता हटाए गए। कोई भी कह सकता है कि मेरा नाम गलत हटाया गया, लेकिन कोई नहीं आया आगे। तो ये जो कांग्रेस का सिस्टम है, जिसमें एक फोटो मेरी देखी हुई है कि राजेश खन्ना दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वो सोनिया जी का बैलेट पेपर अपने हाथ से डाल रहे हैं। तो जहां पर बैलेट पेपर दूसरा हाथ में लेकर के डाले, इसका मतलब किस तरह के चुनाव में इनका भरोसा है। जैसे जवाहरलाल जी ने कश्मीर के मामले में कहा कि वहां की जनता जो चाहेगी वो होगा। कोई अपने देश के लिए कहता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने नहीं कहा कि जो हमारी पार्टी और जनता तय करेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। तब तो उन्होंने अंग्रेजों से सांठगांठ कर ली और प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए। तो जहाँ पर मीठा मीठा लगे वहाँ गड़प, और जहाँ बुरा लगे वहाँ थू। ऐसे नहीं चलता है। आज हमने बात की, हमारे साथ मौजूद हैं विधायक गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने हमें चुनाव से लेकर जितने भी सवाल जवाब थे, जितनी चर्चाएं चल रही थी, उनका बखूबी जवाब दिया। मैं नीतू शर्मा, कैमरामैन कुलदीप के साथ में न्यूज़ फ्लैश।